Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are back with lecture number 25, part 2. I am Shahzad Ahmed Malik and I am teaching you CSC 371 Database Systems 1. Okay, let's start with phases of database design. So basically, there are three phases of database design. First one is conceptual database design, second one is logical database design, and the third one is physical database design. Okay, let's start with our first phase, that is conceptual database design. In conceptual database design, it is the process of constructing a model of the data used in an enterprise independent of all physical consideration. It means this conceptual database design is independent of all physical consideration. हमने ये नहीं देखना कि हम इसके लिए कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करेंगे। हमने देखना है कि यूज़र्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। तो फिजिकल कंसिडरेशन से हमारा कोई कंसर्न नहीं है कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर। In conceptual database design, data model is built using the information in user's requirements specification. It means it is built in accordance with user's requirement specification. Conceptual data model is source of information for logical design phase. Keep in mind, जो आपका कंसेप्चुअल डेटा मॉडल है वो आपके लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, किसके लिए? जो आपका लॉजिकल डिजाइन फेज है। ओके, सेकंड वन फेज इज लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन. Process of constructing a model of the data used in an enterprise based on a specific data model, for example relational data model, but independent of a particular database system and other physical consideration. अगर आप देखें तो आपका जो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है वो भी आपके कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर हम लोग स्पेसिफिकली डेटा मॉडल के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें एक स्पेसिफिक डेटा मॉडल चूज करना पड़ेगा। इधर वी विल बी यूजिंग रिलेशनल डेटा मॉडल, इधर वी विल बी यूजिंग ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल, इधर वी विल बी यूजिंग नेटवर्क डेटा मॉडल, और इधर वी विल बी यूजिंग हायरार्किकल डेटा मॉडल. So conceptual data model is refined and mapped onto a logical data model. Okay, our last phase is, and the third one is physical database design. Process of producing a description of the database implementation on secondary storage. It is basically according to particular database management system. फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर क्या है कि आप जब आपका सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाएगा, डेटाबेस इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो अब आपकी जो इंफॉर्मेशन है या जो डेटा है वो बेसिकली किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर स्टोर होगी। तो यहाँ पे आपकी फिजिकल डिवाइस का होना ज़रूरी है, फिजिकल डिवाइस की प्रेजेंस यहाँ पे कंपलसरी है, क्योंकि जब तक आपके पास फिजिकली कोई डिवाइस नहीं होगी आप उस डेटाबेस को मेंटेन करके उसका डेटा कहाँ पे स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर सबसे मेन चीज़ है वो आपकी फिजिकल डिवाइस की बात हो रही है यहाँ पे, यानी आपके लिए आपको यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस चाहिए जो आपकी हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क के अंदर आपका डेटा क्या होगा? स्टोर होगा। फिजिकली डेटाबेस डिज़ाइन डिस्क्राइब्स बेस रिलेशंस, फाइल ऑर्गेनाइजेशंस and indexes used to achieve efficient access to data. ठीक है, तो ये बात सिंपल क्लियर है कि इस फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर क्या है, आपके बेस रिलेशंस होंगे, आपकी फाइल्स होंगी, और इंडेक्सेस के थ्रू आप इस डेटा को इजीली क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं. It also describes any associated integrity constraints and security measures. तो इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में हम ऑलरेडी बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है
कि आपका डेटा जो है वो सिक्योर भी होना चाहिए। एंड आल्सो टेलर टू अ स्पेसिफिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, मीन्स इट इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है कि आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात हो रही है कि आपका कोई पर्टिकुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा जहां पे ये तमाम डेटा आपका स्टोर हो रहा होगा। जी, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं डेटाबेस डिज़ाइन को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अगर हम लोग 3 लेवल ANSI स्पार्क आर्किटेक्चर और उसके फेजेस को देखें, डेटाबेस डिज़ाइन के फेजेस को, तो हम ऑलरेडी ये आर्किटेक्चर पढ़ चुके हैं और इसके अंदर हमने 4 फेजेस देखे थे। और वो कौन कौन से थे? एक्सटर्नल स्कीमा था आपका, कंसेप्चुअल स्कीमा था, इंटरनल स्कीमा था और फिर लास्ट में आपका फिजिकल स्टोरेज थी। ठीक है, अब अगर आप लोग इस डायग्राम में देखें तो आप देखेंगे कि जो हमारे एक्सटर्नल स्कीमा और जो कंसेप्चुअल स्कीमा है उसके अंदर हमारा लॉजिकल और जो कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन है वो आ रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर मतलब लॉजिकल कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर आपके एक्सटर्नल स्कीमा और आपके कंसेप्चुअल स्कीमा इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब हम फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की बात करते हैं तो उसके अंदर आपका इंटरनल स्कीमा आ जाता है और लास्ट में आप लोगों को याद होगा हमने फिजिकल स्टोरेज के बारे में बात की थी। जब हमने ये आंसी स्पार्क आर्किटेक्चर देखा था तो लास्ट जो हमारा था वो फिजिकल स्टोरेज था और इस फिजिकल स्टोरेज के अंदर हमारा तमाम डेटाबेस का जो रिकॉर्ड था वो मेंटेन हो रहा था, स्टोर हो रहा था। तो अब आपको इस डायग्राम के थ्रू ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि डेटाबेस डिज़ाइन में जब हम ये 3 अप्रोचेज़ यूज़ करते हैं तो हमारे जो लॉजिकल और कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन है वो किसका पार्ट है? एक्सटर्नल स्कीमा का और कंसेप्चुअल स्कीमा का। लेकिन जब हम फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारा इंटरनल स्कीमा आ जाता है और लास्ट में फिजिकल स्टोरेज आ जाता है। जी, तो जो हमारा नेक्स्ट फेज़ है दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिलेक्शन। और आपको याद होगा जब हमने ये फेजेस स्टार्ट किए थे तो ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिलेक्शन हमारा था ये ऑप्शनल फेज था। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू सपोर्ट द डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, यानी आपने अप्रोप्रिएट यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सिलेक्ट करना है अपने सिस्टम के लिए। undertaken at any time prior to logical design provided sufficient information is available regarding system requirement। ठीक है, यानी जब आप ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करेंगे तो अगर यूज़र को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसे सफिशेंट इंफॉर्मेशन आपके इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू मिल जाएगी। वो डेटा को इजीली क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है एट एनी टाइम। Main steps to selecting a database management system. So first is define terms of reference of study, then shortlist 2 or 3 products, then evaluate products, then recommend selection and produce reports। तो जब भी आपने किसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सिलेक्ट करना है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो ज़रूर करेंगे। जी, नेक्स्ट जो है वो हमारा आ जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एवेल्युएशन फीचर्स। ठीक है, कि हम अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को किन फीचर्स की बेसिस पे एवेल्युएट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डेटा डेफिनेशन को। तो डेटा डेफिनेशन के अंदर हमारी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ आ जाती हैं। तो डेटा डेफिनेशन के अंदर हमारा जो सबसे पहले है वो प्राइमरी की इन्फोर्समेंट आ जाएगा। फिर हम लोग बताएंगे कि फॉरेन की स्पेसिफिकेशन क्या है। देन हम बताएंगे कि डेटा टाइप्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं। फिर हम बताएंगे कि डेटा टाइप को हम लोग एक्सटेंसिबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर हम लोग डोमेन को स्पेसिफाई करेंगे, डोमेन की स्पेसिफिकेशन बताएंगे। फिर हम बताएंगे ईज ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, कि हम लोग उसको रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर हम लोग इंटीग्रिटी कंट्रोल्स को देखते हैं इसमें। फिर हम लोग अपना मैकेनिज्म देखते हैं, व्यू के बारे में बात कर रहे हैं, यानी व्यू मैकेनिज्म हमारा क्या है। देन डेटा डेफिनेशन के अंदर हमारा डेटा डिक्शनरी पार्ट आ जाता है। फिर इसके अलावा हमारा डेटा इंडिपेंडेंस आ जाता है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। फिर आ जाता है अंडरलाइंग डेटा मॉडल्स। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, हमारा जो स्कीमा है
उसकी एवोल्यूशन, ठीक है, कि स्कीमा को हम लोग चेंज कर सकते हैं या नहीं, कैपेबल टू कोप विद चेंज और नॉट। नेक्स्ट इज फिजिकल डेफिनेशन। फिजिकल डेफिनेशन की बात करें तो उसमें हमारा फाइल स्ट्रक्चर आ जाता है कि कौन सा फाइल स्ट्रक्चर अवेलेबल है हमारे। फिर हमारा फाइल स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस आ जाती है इसमें। फिर ईज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि जो फाइल स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना हेल्पफुल है, कितना इजी है, उसमें लर्नेबिलिटी है या नहीं है। इसके अंदर फिर इंडेक्सिंग आ जाती है। फिर हमारा वेरिएबल लेंथ फील्ड्स रिकॉर्ड्स आ जाती हैं। फिर डेटा कंप्रेशन की बात होती है फिजिकल डेफिनेशन के अंदर। उसके अलावा मेमोरी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, आपकी इंक्रिप्शन रूटीन्स आ जाती हैं, स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं इसमें। नेक्स्ट जो है वो है एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी में हमारी क्यूरी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, उसमें हमारे डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं वो अवेलेबल हैं। उसके अलावा हमारी क्या है, इंटरफेसिंग की बात होती है। इंटरफेसिंग में क्या है कि ये 3 जनरेशन लैंग्वेजेस के साथ इंटरफेसिंग इसकी हो रही है, 4th जनरेशन लैंग्वेजेस के साथ है। फिर हमारा यहाँ पे मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट आ जाता है, सिक्योरिटी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। उसके अलावा ऑथराइजेशन मैकेनिज्म इसमें आ जाता है। और नेक्स्ट जो है वो है हमारा ट्रांजैक्शन हैंडलिंग। ट्रांजैक्शन हैंडलिंग के अंदर जो हम लोग बेसिकली देख रहे होते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, बैकअप एंड रिकवरी रूटीन्स, कि हम कोई बैकअप मेंटेन कर रहे हैं और वो बैकअप हमारा रिकवर हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर हम लोग यहाँ पे लॉगिंग फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे डेडलॉक रेजोल्यूशन स्ट्रेटजी को भी देख सकते हैं। एडवांस ट्रांजैक्शन मॉडल्स भी हमारे इसके अंदर लाई करते हैं। और फिर जो है आपकी जो मल्टीपल क्यूरीज हैं उनको हम देखते हैं कि वो इसके थ्रू पैरेलली क्या कर सकती हैं, प्रोसेस कर सकती हैं या नहीं कर सकती। और इसके अंदर हमारे पास चेक पॉइंट्स फैसिलिटी भी अवेलेबल है, ठीक है। और कंकरेंसी, कंकरेंसी का क्या मतलब है कि कंकरेंट प्रोसेसिंग हो रही है आपकी, ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है एट द सेम टाइम, सेम इंस्टेंट पे। नेक्स्ट अगर हम यूटिलिटीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसमें हमारी परफॉर्मेंस आ जाती है, ठीक है, कि हम लोग परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं। फिर इसके अंदर ट्यूनिंग आ जाती है, ठीक है, कि हम लोग ट्यून कर रहे होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आती है कि हम लोग यहाँ पे लोडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अनलोड फैसिलिटी भी अवेलेबल है यहाँ पे। उसके बाद हमारी यूज़र यूजेज मॉनिटरिंग के हर यूज़र जो है वो कितना डेटा यूज़ कर रहा है, हम लोग इस पे टाइमिंग लगा सकते हैं। फिर हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा यूज़र जो है वो डेटा को ज़्यादा एक्सेस कर रहा है। नेक्स्ट जो है वो हमारी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो है हमारी डेवलपमेंट फीचर। इसके अंदर क्या है, डेवलपमेंट फीचर्स के अंदर आपको पता है कि डेवलपमेंट का जैसे ही नाम आ जाता है तो वहां पे हमारा कोई ना कोई टूल इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने इसमें 4GL टूल्स यूज करने हैं, 5GL टूल्स यूज करने हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे केस टूल्स आ जाते हैं, जो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने केस टूल्स के बारे में डिफाइन किया था कि केस टूल्स हमारे कौन कौन से हैं। फिर इसके अंदर विंडोज़ प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, विंडोज़ कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं, स्टोरेज प्रोसीजर्स आ जाते हैं, ट्रिगर्स, रूल्स, कौन कौन से एक्शंस हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपके वेब डेवलपमेंट टूल्स भी जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अलावा। सबसे पहले आप देखें अपग्रेडेबिलिटी, वेंडर स्टेबिलिटी, यूज़र बेस, ट्रेनिंग एंड यूज़र सपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन, कॉस्ट, ऑनलाइन हेल्प, support for analytical tools, XML support, web integration, replication utilities, portability, hardware requirement, network support। ये तमाम जो फीचर्स हैं, ये तमाम जो हैं ये एवेल्युएशन के क्राइटेरिया में आ जाते हैं। तो आप वन बाय वन इन तमाम फीचर्स को देख लें। अगर फर्दर कोई फीचर आपको समझ नहीं आती तो ड्यूरिंग हमारा जो ऑनलाइन सेशन होगा उसमें आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। Okay, our next is application design. Design of user interface and application programs that use and process the database. Database design and application design are parallel activities, ठीक है। तो ये जो हमारा database design है और application design जो है ये parallel activities हैं, यानी ये parallel work कर रहे होते हैं। Application design basically includes two important activities. First one is transaction design and the second one is user interface design. Now let me explain transaction design
Transaction design is an action or series of actions carried out by a single user or application program which accesses or changes content of the database. ठीक है, it should define and document the high level characteristics of the transactions required. Important characteristics of transactions involve: first is data to be used by the transaction, functional characteristics of the transaction, output of the transaction, importance to the users, and in the last, expected rate of usage. Types of transaction. Basically, there are three types of transaction. First one is retrieval, second one is update, and the last one is mixed. Okay, और last is user interface design. जब भी आप यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन की बात करते हैं तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो दी गई हैं. अगर हम लोग इन गाइडलाइंस को फॉलो करें तो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा एंड इजी टू लर्न. तो अगर हम इन गाइडलाइंस को देखें तो सबसे पहले जो हमारी गाइडलाइन है उसमें दिया गया मीनिंगफुल टाइटल, कि जो भी आप इंटरफेस डिज़ाइन करें उसमें सबसे पहले आप टाइटल ज़रूर दें ताकि यूज़र को पता चल जाए कि ये जो इंटरफेस है किस चीज़ से बिलोंग कर रहा है. ठीक है, देन कंप्रीहेंसिबल इंस्ट्रक्शंस. उसके बाद आप जब ये डिज़ाइन करेंगे तो उसके अंदर आप इंस्ट्रक्शन दे दें कि इस इंटरफेस के अंदर कौन कौन से काम हो रहे हैं, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं. लॉजिकल ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ फील्ड्स. ठीक है, इसके अंदर आप बता रहे हैं कि जो आप फील्ड्स यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर क्या होना है, सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए. जिस तरह हम लोग टेबल्स बनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा टेबल्स के अंदर हम डिफरेंट फील्ड्स बनाते हैं, तो फील्ड्स में हम लोग क्या सीक्वेंस मेंटेन कर रहे होते हैं. देन फैमिलियर फील्ड लेबल्स. ठीक है, तो आप क्या है जो लेबल्स बनाएंगे वो लेबल्स जो उस फील्ड से क्या होने चाहिए, फैमिलियर होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए. ठीक है, रेलिवेंट हो. नेक्स्ट जो है वो है कंसिस्टेंट टर्मिनोलॉजी एंड एब्रीविएशन. इंटरफेस डिज़ाइन के अंदर आप वही टर्मिनोलॉजी यूज़ करें जो यूज़र इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके और वही एब्रीविएशंस आप यूज़ करें जो यूज़र जानता हो उनके बारे में. ठीक है, कंसिस्टेंट यूज़ ऑफ कलर. इंटरफेस डिज़ाइन जब आप करेंगे तो उसके अंदर कंसिस्टेंट कलर यूज़ करें. ठीक है, कि मतलब ये नहीं है कि आप एक जगह कुछ कलर यूज़ कर रहे हैं और फिर उसी इंस्टेंट में आपने दूसरा कलर यूज़ कर लिया है, तो वो यूज़र के लिए अपीलिंग नहीं होगा. विजिबल स्पेस एंड बाउंड्रीज फॉर डेटा एंट्री फील्ड्स. ठीक है, तो जो आप फील्ड्स बनाएंगे उसके अंदर इतनी स्पेस होनी चाहिए कि यूज़र आसानी से अपना डेटा जो है वो इंटर कर सके. उसके बाद क्या है, कन्वीनियंट कर्सर मूवमेंट. आपके इंटरफेस डिज़ाइन में इतनी स्पेस होनी चाहिए, इतनी जगह होनी चाहिए कि आप जब कोई भी यूज़र कर्सर को मूव करे तो वो इजीली मूवमेंट कर सके. ठीक है, वो इंटरफेस डिज़ाइन के अंदर आपकी कर्सर मूवमेंट यूज़र को शो होनी चाहिए. एरर करेक्शन फॉर इंडिविजुअल कैरेक्टर्स एंड एंटायर फील्ड्स. अगर कोई एरर आ जाता है तो हम लोग इंडिविजुअल उस फील्ड के ऊपर जाके उस एरर को रिजॉल्व कर सकें. या अगर हम पूरे टेबल की बात करते हैं तो टेबल के अंदर किसी भी जगह अगर कोई हम लोग गलती से कोई चीज़ एंटर कर सकते हैं और उसको हम रिकवर करना चाहते हैं तो इजीली रिकवर कर सके. एरर मैसेजेस फॉर अनएक्सेप्टेबल वैल्यूज़. ठीक है, तो जहाँ पे यूज़र मिस्टेकनली कोई ऐसा डेटा एंटर कर देता है जो उस फील्ड से रिलेटेड नहीं होता तो वहाँ पे एरर मैसेज ज़रूर जनरेट होना चाहिए ताकि यूज़र को पता चल जाए कि यहाँ पे यूज़र कोई मिस्टेक कर रहा है. नेक्स्ट क्या है, ऑप्शनल फील्ड्स मार्क्ड क्लियरली. ठीक है, अगर कोई ऑप्शनल फील्ड आप वहाँ पे दे रहे हैं इंटरफेस डिज़ाइन के अंदर तो वो आप मार्क कर दें. ठीक है, कि ये ऑप्शनल फील्ड है, आप इसे करें या ना करें इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेटरी मैसेजेस फॉर फील्ड. जो भी आप फील्ड डिफाइन कर रहे हैं उसके साथ एक मैसेज आप ज़रूर एक्सप्लेन कर दें कि इस फील्ड के अंदर ये रोल्स ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं. और लास्ट में क्या है, कंप्लीशन सिग्नल. ठीक है, कि अगर यूज़र सपोज कोई भी फॉर्म फिल कर रहा है तो जैसे ही उस फॉर्म को वो कंप्लीट कर ले तो वहाँ पे एक मैसेज जनरेट हो जाए कि आपका सक्सेसफुली ये चीज़ डन हो चुकी है. ठीक है, आपने ऑलमोस्ट देखा होगा हम फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन तो लिखा होता है सक्सेसफुली डन या सक्सेसफुली कंप्लीट. तो इस तरह का मैसेज जो है आपके यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के अंदर क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए. ठीक है,
तो ये तमाम वो इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जिनको अगर आप यूज़ करें तो हमेशा आपका जो डिज़ाइन होगा, इंटरफेस डिज़ाइन होगा, वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग और अट्रैक्टिव होगा। तो आई होप सो आज का लेक्चर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, किसी भी जगह आप मुझसे इजीली आप ये तमाम चीज़ें पूछ सकते हैं।